नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पूर्व अंतरिम बजट जो है वो पेश किया था। इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार 7वीं बार बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरारजी देसाई ने संसद में 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। सत्ता पक्ष जहां बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बताते हुए कह रहा है कि बजट में युवा, महिला, गरीब, किसान सबको ध्यान में रखा गया है, वहीं विपक्ष ने केंद्र के बजट को अपनी सरकार बचाने वाला बजट कहा है। और यही आज का हमारा मुद्दा है कि आखिर ये बजट जो है, इसको लेकर कि क्या कुछ चर्चा का जो माहौल है, बाजार जो है वो गर्म है, तो कैसा ये बजट रहा, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा। बजट को लेकर आज पूरा बजट आप लोगों ने सुना, क्या कहेंगे ओपनिंग नोट इस बजट को लेकर? 1 मिनट के अंदर सर अपना ओपनिंग नोट खत्म कीजिएगा। गया है। गरीब, महिला, युवा और हमारा अन्नदाता, ये जो 4 पिलर है समाज जी के, उसके ऊपर ये केंद्रित बजट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अन्नदाताओं के लिए 1,52,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, करीब करीब 25,000 करोड़ बढ़ाए गए हैं। मेरे को याद आता है यूपीए गवर्नमेंट में केवल 86,000 करोड़ का बजट हुआ करता था जी कृषि का। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, हमारे युवाओं की, हमारे महिलाओं की। 3 लाख करोड़ का बजट महिला विकास के लिए रखा है, ये अपने आप में साबित करता है। और उसके अलावा कुल 5 पॉइंटों पर ये बजट केंद्रित है। कृषि में उत्पादकता और जी अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, उसके बाद में समावेशी समावेशी मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, जी उसके बाद में विनिर्माण और सेवाएं, फिर फिर ऊर्जा। इन सब बातों का जब ध्यान रख करके इस बजट को बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी नवाचार, अनुसंधान, इन जी सब बातों को इस बजट के अंदर समावेश करके इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आज का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें कोई भी वर्ग हो, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी चिंता की थी अभी जब नई सरकार का गठन हुआ था, तो उसके लिए भी चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, उस टैक्सेस में जिस प्रकार की छूट दी है, जिस प्रकार से युवाओं के लिए 5 साल में 1 करोड़ देश की 500 टॉप इंडस्ट्रीज के साथ इंटर्नशिप करने के लिए प्रावधान किया गया है। जी प्रति वर्ष 25,000 के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से ई वाउचर किया है शिक्षा निधि के अंदर, हमारे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए लोन का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए स्टार्ट मुद्रा योजना का जो लोन था 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख का प्रावधान किया गया है। अगर आप एक एक पॉइंट को, बजट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है, कोई वर्ग छूटा नहीं है। और समाज के अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, 3 करोड़ आवास और देंगे हम। 4 करोड़ दे चुके हैं, जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में और आवास देंगे हम। उसके अलावा चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिस प्रकार। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह कि भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार केवल घोषणा नहीं करती है, जमीनी धरातल पर उस स्कीम को उतारती है, जब जनता विश्वास करती है। और जनता जब विश्वास करती है तो मैंडेट देती है, देश की सेवा करने का अवसर जी माननीय प्रधानमंत्री जी को 1960 के बाद में पहली बार, तीसरी बार दिया है। ये परिचायक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीब कल्याण के लिए कितने संकल्पित है, अन्नदाता के लिए कितने संकल्पित है, महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लेके आए, उसको पारित कराया। और जिस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण की लोकसभा विधानसभा में व्यवस्था की, ये अपने आप में सूचक है कि प्रधानमंत्री जी हर वर्ग की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री है। और आज सभी समाज के लोग आज स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मेरे को केवल एक बात का आश्चर्य जरूर करो जी कि मित्र बजट को पढ़ लें। मेरे को याद है राजस्थान का जब बजट आया था, तो कांग्रेस नेताओं ने बजट लाने से पहले रात को ही विरोध करना शुरू कर दिया। जी क्यों विरोध करना शुरू किया? बजट क्या ही नहीं था।
बजट आया ही नहीं था राजस्थान सरकार का, वो इसलिए विरोध शुरू कर दिया था कि हमें केवल विरोध करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी स्कीमों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि समाज का, क्योंकि महिलाओं को वो लाभ मिलेगा था, जो कोई भी हो, जी चाहे किसी पार्टी हो, किसी क्षेत्र की हो, किसी राज्य की हो, सबको मिलेगा और मिलता आया है। तो मेरा निवेदन है कि अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और जहां सुझाव है, मैं बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य है कि वो अपने अच्छे सुझाव भी लोकसभा में दे, विधानसभा में दे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखे। ये बॉयकॉट करना, ये हंगामा करना, किसी को बोलने नहीं देना, ये राजनीतिक सुचिता का प्रतीक नहीं है। जी और जनता आपको बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजती है, चाहे वो विधानसभा में भेजती है, चाहे वो लोकसभा में भेजती है, आपसे उम्मीदें रखती है। जनता आपको जो प्रश्न देती है, उन जी प्रश्नों को आप विधिवत उठाइए लोकसभा विधानसभा में, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखिए और उनका समाधान कराइए। यही लोकतंत्र है। केवल हंगामा करना, बायकॉट करना, वेल में आ जाना, इसी कारण से कांग्रेस पिछले 3 चुनावों को देखें तो 40, 52 और 98, इन तीनों को मिला ले तो भी भाजपा जितनी सीटें नहीं ला पा रही है। एक समय था कांग्रेस 405 सीटें लाने वाली पार्टी थी। ये समय आया है, क्यों आया है कि कांग्रेस विरोध के नाम पर, मोदी जी के विरोध के नाम पर, इस देश का विरोध, इस राष्ट्र का विरोध, सेना का विरोध, किस किस को नहीं छोड़ा इन्होंने, हर क्षेत्र का विरोध। इसीलिए जनता लाइक नहीं करती है और जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। जी चलिए सद्दाम जी के पास चलते हैं, सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी, सबसे पहले सर्वप्रथम कैसा ये बजट आपको लगा? आपने जाना होगा, देखा होगा बजट के बारे में, तो निर्मला सीतारमण जी को आपने सुना है, कैसा लगा आपको ये बजट? क्या कहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते? देखिए राहुल जी, भाजपा सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है, जी ये प्रत्येक वर्ग को निराश करने वाला है। इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए कोई विशेष बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। जी इस बजट के अंदर सरकार को अस्थिरता से बचाने के लिए, सरकार की कमजोरी को बचाने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एनडीए के दो गठबंधन में जो दल है, जी नीतीश कुमार जी, उन बिहार राज्य को 59,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है और आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू जी नायडू, उनको 15,000 रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। और भी प्रदेश के, देश के अंदर यूपी जो धार्मिक नगरी है, राजस्थान प्रदेश है, ये भी एक आशा की किरण देख रहे थे कि हमारे प्रदेश को भी विशेष बजट मिलेगा और इन बजट से हम विकास कार्य प्रदेश में करवाएंगे। लेकिन अधिकांश प्रदेशों को निराशा हाथ लगी है और केंद्र की जो भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, अपने जो करीबी करोड़पति और अरबपति है, उनकी मदद करने एवं उनको निवेश के नए अवसर उपलब्ध करवाने, उनके करीबियों की जो कंपनियां हैं, उनको बैंक और टैक्स के नियमों में छूट प्रदान करने का इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट से देश की जो आम जनता है, गरीब है, कमजोर तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उनको कोई विशेष बजट नहीं मिला है, न उनको राहत मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक के जो सामान है, जिनका देश की जनता दैनिक उपयोग में, उपभोग में उनका उपयोग करती है, उसमें सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। दूर संचार का उपकरण, मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में सूचना क्रांति का दौर चल रहा है और दूर संचार के उपकरणों का पूरे देश की जनता उपयोग करती है, लेकिन उसमें भी सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण वो सारे उपकरण महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा टीवीसीआर, फ्लेक्स होर्डिंग है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से महंगाई है वो देश की आम जनता को झेलनी पड़ेगी। जैसे चेतन जी बता रहे थे कि किसानों के लिए हमने बजट, किसान आंदोलन के अंदर मुख्य मांग थी एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जिसके संबंध में इस बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में असक्षम रहे और आप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कौशल प्रशिक्षण होने के उपरांत आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया वो भी बताइए। आज देश में बेरोजगारी की प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और जो श्रम भागीदारी की दर है और रोजगार की दर है उसमें निरंतर कमी होती जा रही है। महिलाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए आपको विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने उस विशेष बजट का प्रावधान नहीं किया। दूसरे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जी हमारे देश में और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनको विशेष बजट की या विशेष पैकेज की आवश्यकता थी, लेकिन आप अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार की कमजोरी एवं अस्थिरता को छुपाने के लिए
आपने 2 राज्यों को विशेष बजट जो दिया है, इससे ये सिद्ध होता है कि आपको सत्ता आपके लिए प्रमुख है, अन्य जो राज्य हैं, अन्य जो देश की जनता है, वो आपके लिए प्रमुख नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो बजट पेश किया गया है, ये सरकार को बचाने वाला बजट है, न कि देश की आम जनता, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिला, इनको राहत प्रदान करने वाला बजट ये नहीं है। जी, चलिए ओपनिंग नोट में बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल कर आई। डॉक्टर चेतन जी आपका रुख करना चाहूँगा जैसा कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम जी ने कहा कि एमएसपी जो है वो किसानों की मांग थी और उसको लेकर इस बजट में क्या रहा, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में एक सवाल ये तो और दूसरा एक विशेष पैकेज को लेकर इन्होंने बात रखी। तो इन दोनों सवालों के जवाब और साथ ही साथ इंटर्नशिप की बात आई है कि 500 देश की टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की बात है। तो इंटर्नशिप तो हो जाएगी लेकिन इंटर्नशिप के बाद नौकरियों का क्या? सबसे पहले मैं एमएसपी पे आता हूँ। जी, कांग्रेस ने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया। जी, इन्होंने एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो किसानों के हित में थी, जी, इन्होंने दबा करके रखा। आपको शायद पता होगा, सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व निभाई तो एमएस स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को हमने लागू किया और किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। उस काम का नतीजा क्या है? 32 जिन्सों को हमने एमएसपी में शामिल किया है। 32 जिन्सों को। ये केवल किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं, केवल अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए जनता ने इनको विपक्ष में रहने का मैंडेट दिया है। अगर इनकी सारी बातें सही है, बजट के अंदर बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आपके पास आएंगे, मैं पहले बीच में नहीं चेतन जी को बोलता हूँ अपने किसी जवाब के भी, देने दीजिए। मैं किसी के भी, मेरी आदत नहीं है किसी के बीच में बोलने की। जी, अपना जी, समय बोलिए है आप। बिल्कुल रखिए, आप, आपको अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के किसानों का उपयोग करने के लिए, उनको मत में परिवर्तन करने के लिए जी, जिस प्रकार का खेल हमारे प्रतिपक्ष के दलों ने खेला, उसको भारत की जनता भी समझ गया और किसान भी समझ गया। आप कल्पना करिए, क्या देश का किसान आज इस स्थिति में है? उनकी बुआई का समय है, वो अपने खेत में बुआई कर रहा है, उसके पास समय नहीं है अभी। इनके कुछ राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन है, जैसे हमारा भी भारतीय किसान संघ, हम स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार, हमारा भी किसान मोर्चा है, जी, वैसे इनके जो संगठन के लोग हैं वो जाके सड़कों पर बैठते हैं और इस देश को बदनाम करने के लिए, इस सरकार को बदनाम करने के लिए माननीय प्रधान, मैं तो कहता हूं यूपीए गवर्नमेंट में केवल 86,000 करोड़ का कांग्रेस किसानों के लिए, कृषि के लिए, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी 1,52,000 करोड़ तक ले गए हैं। आप कल्पना कीजिए, नीम कोटेड कोरिया की, यूरिया की, आप कल्पना कीजिए सब्सिडी जो फार्म इक्विपमेंट में मिल रही है, आप कल्पना कीजिए सोइल हेल्थ कार्ड। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार ने सोइल हेल्थ कार्ड बनाया किसानों का? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आप कल्पना कीजिए शौचालय, हंसते थे हमारे प्रतिपक्ष के दल, हंसते थे ग्रामीण शौचालय की जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, हमारे प्रतिपक्षी पार्टियां हंसती थी। क्या रिक्वायरमेंट नहीं थी गांवों के अंदर? जब प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना की बात की, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन में 25,000 का घोटाला इन्होंने किया और उस योजना को फेल करने का प्रयास किया माननीय गहलोत साहब ने, आप कल्पना कीजिए वो सारे ईडी के रडार पे आ जा रहे हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। मेरा ये निवेदन है, प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी सकारात्मक, एक भी बात इन्होंने नहीं की बजट के बारे में, क्योंकि इन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ये बजट पढ़ लेते तो ये बताते कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें खराब है, इन चीजों में और सुधार हो सकता है। एक भी पॉजिटिव बात नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि ये तय करके आते हैं घर से कि हमें केवल विरोध करना है। और मैंने तो आपको उदाहरण बताया था, राजस्थान सरकार का जब बजट आया ही नहीं था, रात को भी बोलने लगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हम विरोध करेंगे, कल हम वेल में जाएंगे, हम हंगामा करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि हमें केवल दिखाना है जनता की सेवाओं का सरोकार हमें कुछ नहीं है, जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है। और जनता से लेना देना अगर कांग्रेस पार्टी रखती तो आप कल्पना कीजिए 405 सीटों वाली पार्टी 40 पे कभी नहीं आती। लेकिन आज तक जनता के मूड को ये लोग समझ नहीं पाए। और हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, हम कहते हैं, हम कभी अहंकार नहीं करते, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, लेकिन जनता का प्यार मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, मतदाताओं ने हमारे अंदर विश्वास किया और लगातार 3 बार किया। आप कल्पना करिए, राजस्थान की सरकार, हमें जी, कहते बिल्कुल। थे जब जी, राजस्थान मतदाताओं ने होगा, बिल्कुल हम हमें विश्वास कहते थे जताया कि है। ये होगा होगा, मान्य राहुल गांधी, जी, चेतन जी, और उस मतदाताओं ने विश्वास बिल्कुल पे विश्वास खरा जताया उतरने के लेकिन लिए साथ ही साथ मैंने बताया कि
जी, सवाल मेरा ये था कि बिहार, आंध्र प्रदेश में को विशेष पैकेज जो दिया गया है, जैसा कि सद्दाम जी ने मैं सवाल आता उठाया हूँ था, आता हूँ उस आता हूँ जी, आता हूँ जी, आता हूँ मैं इसी पे आ रहा था। जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जी, किसने साइन किया था? किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। जी, किसी भी राज्य को, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, केंद्र के लिए समान है सब। सबके लिए समान अधिकार है, समान बजट है। लेकिन किसी राज्य में अगर आवश्यकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपको पता है नया स्टेट तेलंगाना बना है उससे अलग होकर के, जी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे? पहली बात। दूसरी बात, अगर किसान को फायदा मिलेगा, अगर युवा को फायदा मिलेगा, अगर महिला को फायदा मिलेगा, अगर हमारी रोजगार के अंदर किसी को फायदा, क्या इसके अंदर देखेंगे कि ये बिहार का है, ये कांग्रेस का है? क्या जी, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे जब ये देखेंगे ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है या अन्य दल का है? कभी नहीं देखते। ना धर्म देखते, ना जाति देखते। सभी को मिलता है, समान रूप से मिलता है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, हमें कई बूथों पे 0 वोट मिला है इस लोकसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा में भी हमें कई बूथों पे 0 वोट मिला है। लेकिन ये कतई नहीं होता है अगर उस जगह पे काम नहीं करेंगे। हम उससे ज्यादा काम करेंगे। हम उन लोगों को बताएंगे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमें समर्थन दीजिए। क्यों? लोकतंत्र में अधिकार है हर आदमी को, अब किसको समर्थन करता है। कभी भारतीय जनता पार्टी द्वेष की भावना से काम नहीं करती है, कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं अपनाती है। हमारे लिए केवल जाति और धर्म एक ही है। 4 हमारे पास हमने बनाए: युवा, महिला, अन्नदाता हमारा, और गरीब। इन चारों को हम 4 जातियां मानते हैं हिंदुस्तान की। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस का बेस ही तुष्टीकरण है। कांग्रेस का बेस इधर आप देंगे, तो आप पाएंगे इस हिंदुस्तान के अंदर कि एक वर्ग जिसके लिए हमारे को कुछ मत नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, 1% मिलता है, 2% मिलता है, हम फिर भी उनके लिए लगे रहेंगे, उनके विकास के लिए लगे रहेंगे, उनके काम करेंगे, उनको राहत देंगे। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर योजना हो, और जो भी केंद्र की स्कीम है। और तो और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का हमने 5 साल और वादा किया है। हम 5 साल और देंगे। और हम कोई जेब से नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जेब से नहीं दे रहे हैं। देश का पैसा है, देश का पैसा देश के गरीब तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और इसके अलावा एक बात, लास्ट बात और कहना चाहता हूं। आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। जी, आज ही रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उसके अंदर का 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। क्यों अग्रसर है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन, उनका संकल्प, उनकी गारंटी बिल्कुल क्लियर है। इस देश की तीसरी, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। और कभी हमने रोना नहीं रोया कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। कब जिस प्रकार से हाईवे राजमार्गों का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से एम्स का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से नए आईआईटी आए, जिस प्रकार से नए हवाई अड्डे बने, और तो और मेडिकल की सीटों की बात करिए ना आप। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य समस्या थी। आज मेडिकल की सीटें पूरे भारत में डबल हुई है। चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो प्राइवेट की हो। इसी प्रकार से मेडिकल पीजी सीटें। एम्स कितने थे यूपीए गवर्नमेंट में, आज कितने हैं? आईआईटी यूपीए के गवर्नमेंट में कितने थे, आज कितने हैं? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस समय कितनी थी, आज कितनी है? आप देखिए, पढ़िए। जी। पढ़ने के बाद में जब आप चैनल पर अगर आएंगे हम अपनी मेडिकल पार्टी का सीटों की पक्ष बात रखने के करें, लिए, नीट को लेकर मामला आपने भी देखा होगा। नीट का जो मामला है, हम शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई मैं जिम्मेवार हूं उसके लिए। आज जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देगा उसको हम लागू करेंगे, कर संकल्पित है। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आ जाएगा, संभावना आ जाने की, सुनवाई पूरी हो गई है आज, जी, तो जैसे ही फैसला आएगा उसको लागू करने के लिए लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जी, हम उस राज्य के अंदर रहते हैं जहां 27 पेपर लीक हुए थे। कौन जिम्मेवार था? एक को भी नहीं पकड़ा। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ट्रेनिंग सेंटर से 26 एसआई को पकड़ कर ला रहे हैं। और इनके जो भगे हुए लोग थे पकड़े जा रहे हैं ना। आप देख रहे हैं लगातार, कल भी एक पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया है? कि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। और सरकार चाहती है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं हो। केंद्र सरकार का एक सूत्री लक्ष्य है कि जी, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो युवा अच्छे पेपर दिए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, रात और दिन काम किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला हमारे को देगा, हम उसको अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध जी। है। चलिए,
चलिए सद्दाम जी का रुख करेंगे। सद्दाम जी, लगातार आरोप तो एक तरफ है, आरोप लगातार आप लोग लगा रहे हैं, विपक्ष होने का जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कुछ मुद्दे गिनवाऊं, जैसे सोने चांदी में गिरावट की बात जो है वो इस बजट में निकल कर आई है। साथ ही एमएसएमई जो है वो भी कह रहा है कि ये जो बजट है, खुशी जाहिर करी है एमएसएमई ने भी कि बजट बहुत फायदेमंद है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, सोने चांदी और प्लेटिनम के अंदर जो छूट प्रदान की गई है, जी। इससे देश की जो आम जनता है, गरीब है, वहां तक उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य सोना चांदी नहीं, उनका लक्ष्य है दिन के अंदर जो टैक्स स्लैब में दैनिक भी उपयोग जी, में। टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करें तो उसमें भी टैक्स जो टैक्सेशन की स्लैब है वो बढ़ा दी गई है। ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बताइए सर, आप बात कर रहे थे कि आम जनता की, आप बात कर रहे हैं कि सोना चांदी तो आम जनता की पहुंच से बाहर है, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए टैक्सेशन में छूट दी है। मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा, आज देश में जो थोक महंगाई है वो 14 महीने के उच्चतम स्तर पे चल रही है। जी। खुदरा महंगाई है वो 4 महीनों के उच्च स्तर पे चल रही है। देश की आम जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है। देश की आम जनता को जो दैनिक उपयोग और उपभोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, वो देश की जनता उसमें छूट की आशा कर रही थी, लेकिन जी। केंद्र सरकार ने उसके अंदर कोई छूट का प्रावधान नहीं किया है। सोने चांदी में और प्लेटिनम में छूट करने से देश के जो मध्यम है और जो न्यूनतम वर्ग के जो लोग हैं, गरीब जी। हैं, उनको कोई उनका लाभ नहीं मिलेगा। साथ में मैं बताना चाहूंगा, चेतन जी बता रहे थे जी। कि कांग्रेस पार्टी वो धर्म और जाति की राजनीति करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म को साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी समानता की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, समावेशी विकास, संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति की विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का काम नहीं करती है। जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चेतन जी बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी या बजट की आवश्यकता थी, तो केंद्र सरकार ने उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। क्या राजस्थान को विशेष बजट की आवश्यकता नहीं थी? क्या देवनागरी उत्तर प्रदेश सहित और भी जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनको विशेष बजट की आवश्यकता नहीं थी? ये विशेष बजट की आवश्यकता होने के उपरांत उनको विशेष बजट नहीं दिया गया है, बल्कि सरकार की कमजोरी और अस्थिरता को छुपाने का प्रयास किया गया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि चेतन जी बता रहे थे कि हमने महिलाओं को, युवाओं को ये रोजगार देने का प्रयास किया है या कौशल प्रशिक्षण। आप बताइए, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का आपने वादा किया था, आपने कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? जी। आप आज देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो उच्च स्तर पे चल रही है। जी। आपने देखा होगा पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर एक एयरपोर्ट पर 20,000 रुपए की सैलरी के अंदर युवा नौकरी लगने के लिए 25,000 की संख्या में वहां पहुंच चुके थे। आप देश में कल्पना कर सकते हो कि युवाओं में बेरोजगारी की दर कितनी उच्च स्तर पे चल रही है। सरकार ने उनको रोजगार देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। दूसरी बात, आप पेपर लीक की बता रहे थे, नीट के अंदर बोनस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1563 बच्चों को बोनस मार्क्स दिए हैं। ये केंद्र की जो भाजपा सरकार है, अपने चहेतों को नीट के अंदर एडमिशन दिलाने के उद्देश्य से उनको बोनस मार्क्स दिए गए थे और देश के जो 23 और 24 लाख जो युवा छात्र है, उनके भविष्य के साथ कारागार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है जी। कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो नीट 2024 का आयोजन किया गया है, उसके अंदर धांधली और अनियमितता हुई है और जिसके अंदर निरंतर धरपकड़ भी हो रही है और निरंतर सद्दाम जी, खुलासे बजट भी हो को रहे लेकर हैं। चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोग। जी बिल्कुल जी। जी। अब चेतन जी बता रहे थे कि आप बजट को पढ़ के नहीं आते। मैं बताना चाहूंगा, आपने क्या दूरसंचार के उपकरणों के अंदर सीमा शुल्क में वृद्धि नहीं की है? आपने प्लास्टिक के उपकरणों में सीमा शुल्क में वृद्धि नहीं की है? आपने टीवीसीआर फ्लेक्स पैनल में सीमा शुल्क की वृद्धि नहीं की है? बिल्कुल की है। आज आप ही केंद्र की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने आज वित्त बजट पेश करते हुए ये बात कही है। आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप देश की जो आम जनता है, गरीब है, महिला है, युवा है, बेरोजगार है, दलित है, उनको आप राहत प्रदान करने के अंदर असमर्थ रहे हैं और आपने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का इस बजट के अंदर प्रयास किया है और अपने जो करीबी
उद्योगपति हैं उनको राहत प्रदान करने, उनको निवेश के नए अवसर उपलब्ध करवाने, उनको बैंक और टैक्स से छूट प्रदान करने का इस बजट के अंदर आपने प्रयास किया है। इससे देश की आम जनता को और देश की जो महिला, युवा, किसान है उनको कोई विशेष राहत नहीं मिली है। जी, चलिए चेतन जी का रुख करेंगे। चेतन जी, आपने सुना सद्दाम जी को, काफी आरोप इन्होंने लगाए, साथ ही इनके साथ साथ भी कुछ सवाल मेरे भी हैं। उनमें से पहला तो ये है कि वित्त मंत्री ने जैसे ही बजट भाषण खत्म किया, जो शेयर मार्केट है वो 1000 अंकों के साथ टूट गया और गिरकर 80,000 अंक के नीचे पहुंच गया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? दूसरा, फैमिली पेंशन टैक्स जो कटौती है वो 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है, इसका प्रस्ताव रखा गया है, क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो मैं सबसे पहले तो आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी अभी कर दिया है, जी, फैसला आ गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोबारा परीक्षा करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बड़ी इसमें गड़बड़ी नजर नहीं आती है। जी, दो सेंटरों में जरूर है, वहां हो गया। तो ये तो मैं आपको पहले सूचना दे दूं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का अभी अभी 2 सेकंड पहले फैसला है, पहली बार। तो हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को जो आरोप थे नीट के ऊपर, वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। दूसरी बात, तो अभी इन्होंने महंगाई दर की बात की। जी, यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई दर थी 8.5%। जी, 2024 में महंगाई दर थी 6.5%। और हम 2024-25 के अंदर उसको 4.2% लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से आपने बताया था उससे हमारी महंगाई दर कम है। खुदरा महंगाई दर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी बात कही, ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े, इन्होंने सुना, इन्होंने वो सब बातें सुनी जो महंगी हुई है। जी, इन्होंने वो बातें नहीं सुनी जो सस्ती हुई है। दवाएं सस्ती हुई है, ई व्हीकल सस्ते हुए हैं, मोबाइल सस्ते हुए हैं, बैटरी सस्ती हुई है। और बैटरी सस्ती होने से आपको पता है हर चीज में फर्क पड़ता है उसका। इसको इन्होंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि इनको तस्वीर का एक रुख रखना है, दूसरा रुख रखना ही नहीं है।